नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुनावी भाषण में विरासत कानून की चर्चा किए जाने के संबंध में मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक तो कांग्रेस पार्टी ने जो बातें लिखी नहीं अपने घोषणा पत्र में, उसे लेकर सिर्फ अर्थ का अनर्थ और जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वो किया जा रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो कभी मंगलसूत्र की चर्चा कर रहे हैं, कभी दीवालों को तोड़कर संपत्ति निकालने की चर्चा कर रहे हैं, कभी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के दूसरे फ्लैट अगर है तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये जो 16 लाख करोड़ रुपया बैंक ऋण का माफ़ किया गया देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का, इसका जवाब आपके पास क्या है? क्या वो गरीब का पैसा नहीं था? बैंकों में किसका पैसा जमा था? देश की जनता का पैसा जमा था। और बड़े बड़े लोग जिन्होंने कर्ज ले लिया, गरीब लोग कर्ज लेता है तब तो उनके यहाँ कुर्की जब्ती हो जाती है, और इनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। ये कौन सा गरीबों के हित में काम है? और जब कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि जाति सर्वेक्षण होगा और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा तो एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, बीजेपी के प्रेसिडेंट को, कि आखिर उस नीतीश कुमार जी के साथ सरकार क्यों चलाई जा रही है बिहार में, जिनके नेतृत्व में सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण कराया और तस्वीर साफ हो गई, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया, तस्वीर साफ हो गई कि किस परिवार के पास क्या आमदनी है, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग नहीं। और अब एक और अजीब चीज़, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो मुरैना के भाषण को मैंने सुना तो बहुत कष्ट हुआ कि जिस तरह से वो लोगों के सामने इस बात को रख रहे थे विरासत कानून, कितना दुखद है। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी 196 करोड़ की संपत्ति उस जमाने में देश को सौंप दी, जिसकी कीमत आज 12,000 करोड़ रुपए, जिसकी चर्चा श्री रवीश कुमार जी ने एक वीडियो में की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी संपत्ति को जवाहरलाल मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दी। फिर राजीव गांधी जी को किस विरासत संपत्ति की ज़रूरत थी कि उन पर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं उस व्यक्ति पर? इंदिरा जी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उड़ीसा के गोपालपुर के भाषण को याद करिए कि हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा देश के लिए होगा। उस राजीव गांधी जी के लिए जिन्होंने देश की का संबंध पड़ोसी के साथ अच्छा रहे, श्रीलंका के इशू में उन्होंने तमिल समस्या के समाधान के लिए जो इशू उठाया, उसमें उसके कारण उनकी शहादत हुई। वैसे व्यक्ति पर कि संपत्ति इंदिरा जी से मिलनी थी राजीव जी को, इसलिए उन्होंने कानून को बदल दिया। इस तरह का अनर्गल आरोप बहुत अफसोसजनक है। भारतवासियों ने बड़ी संख्या में देखा होगा इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के आनंद भवन को, कि कितनी बड़ी संपत्ति है जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी से श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिली थी, और वो देश की संपत्ति है, कितनी बड़ी संपत्ति है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने देश के लिए कोई उदाहरण पेश किया जाए तो उन्होंने देश के लिए कोई संपत्ति इस तरह से दी हो? तो इसलिए चुनाव जीत हार होती रहती है, चुनाव आते जाते रहेंगे, देश रहेगा। और किसी भी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन बेवजह सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से जुड़े प्रधानमंत्रियों जी पर इस तरह के अनर्गल आरोप, भी घोषणा पत्र का नाम लेकर, घोषणा पत्र को अच्छे से पढ़िए तो क्यों अर्थ का अनर्थ लगाया जा रहा है? अरे घबराहट में बीजेपी सिर्फ इसलिए है कि वहाँ कास्ट सर्वे की बात है।
वहाँ पर रिजर्वेशन का SC ST OBC के रिजर्वेशन का 50% कैप हटाने की बात है। वहाँ प्रत्येक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपये दिए जाने की बात है। वहाँ पर डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर को पहली बार नौकरी के लिए 1 लाख रुपया दिए जाने की बात है अप्रेंटिसशिप के रूप में। वहाँ पर किसानों के MSP की बात है। वहाँ पर मजदूरों के मिनिमम वेजेज एक्ट की बात है कि 400 से कम नहीं हो। घबराहट में इसलिए जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा होना चाहिए, वहाँ पर मंगलसूत्र की चर्चा की जा रही है। कौन सी सरकार है जो मंगलसूत्र ले लेगी भारत के किसी भी महिला का? कौन सी सरकार है जो बेवजह किसी सरकारी कर्मी के यहाँ इस तरह की छापेमारी करके? ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। इसलिए ये फिजूल की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का इस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। देश की सामान्य अगर बड़े बड़े नेता होंगे, जब इतने बड़े बड़े नेता अगर इस तरह की बात रखेंगे तो देश छोड़िए दुनिया में क्या संदेश जाएगा? देश की एकता अखंडता के लिए मुझे अब लगता है कि निश्चित तौर पर फर्स्ट फेज का जो फीडबैक है वो लगता है कि बहुत सकारात्मक बीजेपी के लिए नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और इसको लाया जा रहा है इस रूप में कि अब जो आने वाले फेज हैं, अब तो सेकंड फेज भी हो गया 88 सीट पर, अब 190 सीट के चुनाव हो चुके हैं। अब ये 400 पार का नारा और 370 पार का नारा अब ये एक तरह से दीवार स्वप्न की तरह है। इसीलिए अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक भाषण सुना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अगर कांग्रेस पार्टी वाली सरकार अगर आ जाएगी तो सरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र में मैंने तो पूरा पढ़ा है घोषणा पत्र। ये सब चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए सभी नेताओं को काम करना चाहिए और रिजल्ट का हम लोग इंतजार करें और जनता को परोसिए कि आपने महंगाई को ख़त्म करने के लिए क्या किया, पेट्रोल डीजल की कीमत को ख़त्म करने के लिए क्या किया, किसानों के खाद के लिए क्या किया, दवाओं की कीमतों को घटाने के लिए आपने क्या किया, MSP पर आपने क्या किया, रोज़गार देने के लिए आपने क्या किया, आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या किया, आपने युवकों की नौकरियों के लिए क्या किया और महिलाओं के लिए क्या किया। ये मुद्दे होने चाहिए, यही देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय